हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज की इस वीडियो में मैं एम्स दिल्ली फार्मासिस्ट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। इस क्वेश्चन पेपर को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें इनिशियल 50 क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे, जो आज ही दोपहर को आई थी। एंड रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस जो हैं 51 टू 100 क्वेश्चन जो हैं वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही अगर आप और एम्स फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे, जो कि आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे जिसका नाम है एम्स फार्मासिस्ट PYQs। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जा कर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन से। दिस नेक्स्ट 51st क्वेश्चन इज which one of the following amino acid is the most effective contributor of protein buffer? प्रोटीन बफर का मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर कौन सा अमाइनो एसिड है? ये अमाइनो एसिड आपका रहता है हिस्टिडिन। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन अल्काइलेटिंग एजेंट्स एज एंटी न्यूप्लास्टिक। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग द अल्काइलेटिंग एजेंट्स, जो कि एंटी न्यूप्लास्टिक यानी कि एंटी कैंसर एजेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। इसमें से हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है। इसमें आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, दे गेट कन्वर्टेड टू एजिरिडीनियम आयंस एंड वाइंड टू 7th पोजीशन नाइट्रोजन एटम ऑफ गुआनिन ऑफ डीएनए बेस पेयर्स। जो डीएनए बेस पेयर्स में गुआनिन रहता है, उसका जो 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम रहता है, वहाँ पे ये वाइंड करते हैं एंड कन्वर्ट होते हैं एजिरिडीनियम आयंस में। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स एंड सल्फर मस्टर्ड्स बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ ड्रग्स। नाइट्रोजन मस्टर्ड एंड सल्फर मस्टर्ड इस क्लास ऑफ ड्रग्स अल्काइलेटिंग एजेंट क्लास में आते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। Then they inhibit dihydrofolate reductase enzyme, thereby inhibiting DNA synthesis. ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट नहीं करते हैं, वो आपके बेसिकली एंटी मेटाबोलाइट में जो फॉलेट एंटागोनिस्ट कैटेगरी रहती है, वो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो ये रहता है। यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो इसमें इनकरेक्ट रहेगा। देन दे चिलेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स प्रेजेंट इन द डीएनए thereby इनहिबिटिंग डीएनए अनकॉइलिंग। ये इस मैकेनिज्म से भी इनका एक्शन जो है वो शो नहीं होता है। ये स्टेटमेंट एस बी इसमें इनकरेक्ट है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी रहेगी? इट विल बी ओनली पी एंड क्यू आर करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट कैप्टोप्रिल। यहाँ पे कैप्टोप्रिल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इसमें अगेन हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है। इसमें आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, इट इज़ प्रोटोटाइप मॉलिक्यूल इन द डिज़ाइन ऑफ एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स के डिज़ाइनिंग जब होती है, उसके लिए प्रोटोटाइप मॉलिक्यूल जो है वो आपको कौन सा रहता है? इट इज़ कैप्टोप्रिल। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। देन है, इट कंटेन्स अ सल्फोनिल ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। इसमें आपका सल्फोनिल स्ट्रक्चर नहीं होता, प्रोलिन मॉइटी इसमें प्रेजेंट होती है। क्यू स्टेटमेंट जो है वो इसमें इनकरेक्ट है। देन इट हैज़ अ प्रोलिन मॉइटी इन इट्स स्ट्रक्चर। प्रोलिन मॉइटी इसमें प्रेजेंट होती है, आर इज करेक्ट। देन एस स्टेटमेंट में है, इट हैज़ एस्टर लिंकेज। इसमें एस्टर लिंकेज भी नहीं होती है, एस स्टेटमेंट भी इसमें इनकरेक्ट है। इसमें आपकी पी एंड आर जो है वो ट्रू है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पी एंड आर ट्रू वाइल क्यू एंड एस आर फॉल्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cetirizine as an antihistaminic agent has a low sedative potential due to one of the following reasons, identify that। cetirizine जो है वो एक एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है जिसमें काफ़ी लो सिडेटिव पोटेंशियल रहता है। इस लो सिडेटिव पोटेंशियल होने के पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। cetirizine जो है ये आपका काफ़ी हाई पोलैरिटी वाला ड्रग रहता है, जिसकी वजह से इसका सिडेटिव पोटेंशियल जो है वो काफ़ी लो रहता है। इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी, इट हैज़ हाई पोलैरिटी, इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स एज अ टॉपिकल प्रोटेक्टिव। द टॉपिकल प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड इज अराइजिंग ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाई दैट।
तो टिटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो आपका यूज़ किया जाता है किसमें, सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, जो टॉपिकल प्रोटेक्टिव ऑल्सो पेसिफायर की तरह भी यूज़ किया जाता है। एंड इसका जो टॉपिकल प्रोटेक्टिव इफेक्ट है टिटेनियम डाइऑक्साइड का, वो अराइज होता है इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी की वजह से, जो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, दैट इज़ इट हैज़ अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से इसका टॉपिकल प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो है वो अराइज होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराकोर एंड मोलर रिफ्रैक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाई दैट। सो पैराकोर एंड मोलर रिफ्रैक्शन, पैराकोर क्या है, तो पैराकोर बेसिकली आपके एक क्वांटिटी रिलेटेड टू सरफेस टेंशन है, जो कि यूज़ की जाती है टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है उसके लिए, एंड जो स्ट्रक्चर में आपकी बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं उसका नेचर कैसा है, उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए आपका पैराकोर प्रॉपर्टी जो है वो यूटिलाइज होती है। देन अगर मैं मोलर रिफ्रैक्शन की बात करूँ, सो मोलर रिफ्रैक्शन बेसिकली आपका टोटल पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, कंपाउंड में, ठीक है, टोटल पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस के एक मोल में कितनी टोटल पोलराइजेबिलिटी है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए मोलर रिफ्रैक्शन जो है या मोलर रिफ्रैक्टिविटी जो है वो आपकी यूज़ की जाती है। सो ये दोनों प्रॉपर्टी जो हैं वो किस कैटेगरी के अंडर आती हैं, सो दे कम्स अंडर एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Rust-Camphor method is used for determination of molecular weight of solutes which are soluble in molten camphor. The basic principle of the method is dependent on one of the following properties. Identify that. So Rust-Camphor जो है ये आपका एक मेथड है, Rust-Camphor मेथड, जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये सोल्यूट का मॉलिकुलर वेट जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि सोल्यूट आपका सॉल्युबल रहता है मोल्टन कैम्फर में। ठीक है, उसके लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। सो इस मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इनमें से किस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये जो मेथड है ये आपका डिपेंड करता है लॉरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर बाय द सॉल्यूट। सो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, in polarography, when the limiting current is achieved, one of the following processes takes place, choose that. So polarography में जब limiting current अचीव करना है, सो इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करता है। ठीक है, सो लिमिटिंग करंट को अचीव करने के लिए जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो फार एक्सीड होना चाहिए देन रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र। ठीक है, कि जिस रेट पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वो आपका काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, starch iodide paste or paper is used as an external indicator in one of the following titrations, identify that. So starch iodide paste paper जो है ये आपका एक्सटर्नल इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस टाइट्रेशन में से, किस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में, तो बेसिकली ये आपका स्टार्च आयोडाइड पेस्ट जो है ये आपका डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे विद एग्जांपल दिया गया है, डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन ऑफ सल्फर डायाजिन यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट एज टाइट्रेंट। सो इस टाइट्रेशन में आपका स्टार्च आयोडाइड एज एन एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज होता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ डाई टू बी यूज्ड एज अ मेटल इंडिकेटर इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, सम ऑफ द डाई प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड बिलो। तो किसी एक डाई को यूज़ करना है एज अ मेटल इंडिकेटर कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, तो उस केस में इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी करेक्ट रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमें चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट फॉर द डाई टू बी यूज एज एन इंडिकेटर इन कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में एज एन इंडिकेटर यूज होने के लिए डाई के लिए क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन गिवन ऑप्शंस में से रहेगा। सो फर्स्ट आपका दिया गया है, द डाई शुड हैव डिस्टिंक्ट कलर देन डाई मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि डाई का कलर जो है वो अलग होना चाहिए, एंड जब वो कॉम्प्लेक्स मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करे तब उसका कलर अलग होना चाहिए, ताकि हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। देन द डाई मेटल कॉम्प्लेक्स शुड हैव अ हायर स्टेबिलिटी देन द मेटल चिलेट
टाइट्रेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स बनता है डाइमेटल का कॉम्प्लेक्स, उसकी स्टेबिलिटी हाई होना ये एक कंपल्शन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द डाई शुड बी कैपेबल ऑफ कम्प्लेक्सिंग विद द मेटल आयंस। ठीक है, मेटल आयंस के साथ डाई जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तब भी हम कुछ चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, उसकी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो आपकी पी एंड आर स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यू जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप गिवन ऑप्शंस में से देखेंगे, सो पी एंड आर करेक्ट, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी, वाइल क्यू इज नॉट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम्पेरोमेट्री, ठीक है, एम्पेरोमेट्री रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड RPE is used as indicating electrode. It has certain advantages as well as disadvantages. Read the following statements about the use of rotating platinum electrode in amperometry. तो एम्पेरोमेट्री में आपका इंडिकेटिंग इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ किया जाता है? इट इज़ रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में याद रखनी है। सो रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपका इंडिकेटिंग इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो इसकी कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो यहाँ गिवन स्टेटमेंट्स में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसकी एडवांटेज है एंड कौन सी इसकी डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे, इट कॉजेज लार्ज डिफ्यूजन करंट ड्यू टू रोटेशन रिजल्टिंग इन ग्रेटर मास ट्रांसफर। सो ये लार्ज डिफ्यूजन करंट कोज करता है किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से, जिसकी वजह से मास ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादा होता है। तो इट इज़ कंसिडर एज अ एडवांटेज। तो यहाँ पे ये आपकी एडवांटेज आ जाएगी, पी इज़ एडवांटेज। देन क्यू की बात करूँ, सो क्यू इज़ इट कॉजेज ग्रेटली रिड्यूस्ड रेजिडुअल करंट ड्यू टू लैक ऑफ कंडेंसर इफेक्ट। ठीक है, कंडेंसर इफेक्ट नहीं होने की वजह से जो रेजिडुअल करंट है वो आपका ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है। सो ये भी आपकी जो है वो एक एडवांटेज है। सो ये भी आपकी एडवांटेज आ गई। देन इट हैज़ लो हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल। हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल इसका लो रहता है, इट इज़ अ डिसएडवांटेज। ठीक है, ये आपकी डिसएडवांटेज रहेगी कि इसका हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल लो रहता है। सो यहाँ पे पी एंड क्यू आर द एडवांटेजेस वाइल आर इज़ अ डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, सो हमने क्या देखा, पी एंड क्यू एडवांटेज है, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, पी एंड क्यू आर एडवांटेजेस ऑफ RPE वाइल आर इज डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सम स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स के रिलेटेड हैं, एंड इसमें से हमें अगेन करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ, पी की, दैट इज प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीजेज द फ्री ड्रग कंसंट्रेशन इन द सिस्टम। ठीक है, अगर हमारा ड्रग जो कि फ्री फॉर्म में है वो प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली फ्री ड्रग कंसंट्रेशन सिस्टम में कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी एब्सोल्युटली ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोटीन बाइंडिंग टू प्लाज्मा एल्बुमिन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये आपका इरिवर्सिबल नहीं होता, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ड्रग्स विद अ लो लिपोफिलिसिटी हैव हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। ड्रग्स जिनकी लिपोफिलिसिटी लो रहती है, इनमें डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो हाई रहती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है, ये कंडीशन भी इसमें नहीं रहती है। सो आर इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देन एस स्टेटमेंट है, प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ वन ड्रग कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग। जो प्रोटीन बाइंडिंग है किसी एक ड्रग की, वो किसी दूसरे ड्रग की प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट हो सकती है। डेफिनेटली ये अफेक्ट हो सकती है कि अगर कोई दूसरा ड्रग है, उसकी एफिनिटी उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए हाई है तो वो बेटर बाइंड करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे उसकी जो एफिनिटी है, बाइंडिंग है, वो डेफिनेटली अफेक्ट होगी। तो यहाँ पे आपका पी एंड एस स्टेटमेंट ट्रू है, क्यू एंड आर जो है फॉल्स है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखेंगे, तो पी एंड एस फर्स्ट एंड लास्ट हमारा ट्रू था, पी एंड एस। तो यहाँ पे पी एंड एस इज ट्रू वाइल क्यू एंड आर आर फॉल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन हेंडरसन हेसलवेल्च इक्वेशन एट व्हाट pH वैल्यू अ वीक एसिड वुड बी 99.9% आयनाइज्ड।
ठीक है। तो यहाँ पे हेंडरसन हेज़लवेल्च इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें बताना है कि पीएच वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए कि आपका जो वीक एसिड है वो 99.9% जो है वो आयनाइज़ हो जाए। ठीक है। सो एक ऐसे पीएच की वैल्यू जो कि आपका pKa+3 के इक्विवेलेंट रहेगी, ठीक है, उस पीएच वैल्यू पे आपका जो वीक एसिड है वो 99% आयनाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन इसमें रहनी चाहिए पीएच के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेबी पाउडर्स। तो बेबी पाउडर्स की प्रिपरेशन में इनमें से कौन सा यूज नहीं किया जाता है? सो स्टेरिक एसिड है, बोरिक एसिड है, केओलिन है, कैल्शियम कार्बोनेट है। सो यहाँ पे आपका जो बोरिक एसिड है ये आपका बेबी पाउडर्स में यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो कुछ ऑनलाइन सोर्सेज में इसका आंसर स्टेरिक एसिड भी दिया गया है, बट जैसे कि ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया था, आपका दिल्ली एम्स जो ये एक पर्टिकुलर एग्जाम है इसमें पूछा गया था, साथ ही जीपैट में भी पूछा गया था। तो वहाँ पे इसका आंसर जो है बोरिक एसिड ही दिया गया है, तो दैट्स व्हाई आई एम मार्किंग इट ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेंशन कर देना, तो उसको हम चेक कर लेंगे एक बार दोबारा से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोजनी कार्बन इक्वेशन अ 10% चेंज इन पोरोसिटी कैन प्रोड्यूस। सो कोजनी कार्बन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर पोरोसिटी में 10% का चेंज लाया जाए तो उसकी वजह से क्या चेंज आएगा विस्कोसिटी में? ठीक है। सो अगर पोरोसिटी में 10% चेंज किया जाएगा तो उस केस में विस्कोसिटी जो है वो आपकी 3 फोल्ड चेंज हो जाएगी। ठीक है, 3 फोल्ड चेंज इन विस्कोसिटी जो है वो ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेनर्स यूज फॉर एरोजोल्स शुड विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ। सो कंटेनर्स जो हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एरोजोल्स के लिए, वो कितना प्रेशर जो है विथस्टैंड करना चाहिए? सो इसमें आपका 140 टू 180 पर्स के रेंज गोज एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो इसमें होना चाहिए। प्रेशर जो है वो इतना प्रेशर जो है वो विथस्टैंड करना चाहिए कंटेनर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। सो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। सो इनको हमें चेक करना है, तो इसमें से हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दिया गया है इफ़ द गैस इज कूल्ड बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर लेस प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई इट। ठीक है, कि अगर गैस को हमें कूल करना है उस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पे, सो कम प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा लिक्विफाई करने के लिए। सो ये स्टेटमेंट आपकी एब्सोल्युटली करेक्ट है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर द लिक्विड विल हैव हाईएस्ट वेपर प्रेशर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर पे जो लिक्विड है उसमें हाईएस्ट वेपर प्रेशर रहता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ये दोनों ही एक्स एंड वाई दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन ए एंड द रीजन आर। जहाँ पे असर्शन ए दिया गया है, रीजन आर दिया गया है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एंड आर अगर करेक्ट रीजन है ए का या नहीं है। ठीक है। सो असर्शन क्या दिया गया है कि फॉर एन एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सेम पार्टिकल साइज द एंगल ऑफ रिपोज विल इंक्रीज विद डिपार्चर फ्रॉम स्फेरिकल शेप। ठीक है। सो जो भी आपके एपीआईज रहते हैं जिनका सेम पार्टिकल साइज है, तो उस केस में आपका एंगल ऑफ रिपोज जो है वो इंक्रीज करेगा विद डिपार्चर फ्रॉम द स्फेरिकल शेप। ठीक है, स्फेरिकल शेप जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, ठीक है, सो उस केस में आपका एंगल ऑफ रिपोज जो है वो इंक्रीज करेगा। सो ये आपकी ट्रू है। ठीक है, दिस इज ट्रू। देन रीजन है एंगल ऑफ रिपोज इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस रफनेस एंड पार्टिकल साइज with constant particle size increase in roughness increases angle of repose। so angle of repose क्या है? ये आपका surface roughness and particle size का एक function है and with constant particle size जो increase रहता है roughness में, वो आपका angle of repose को भी increase करता है। तो ये आपका ट्रू है एंड यही पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से ये आपका एंगल ऑफ रिपोज इंक्रीज करता है विद डिपार्चर फ्रॉम द स्फेरिकल शेप। सो यहाँ पे ए एंड आर असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू हैं एंड आर जो है वो आपका करेक्ट रीजन है असर्शन ए के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा?
ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ अ फॉर्मुलेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिटेल प्राइस के लिए को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। सो इसमें से हमें करेक्ट फॉर्मूला वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सो इसमें आप देखेंगे करेक्ट फॉर्मूला रहता है आर पी इज इक्वल टू एम सी प्लस सी सी प्लस पी एम प्लस पी सी होल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम ए पी ई बाय 100 एंड देन प्लस ई डी। अब इसमें ये सारी टर्म्स क्या क्या रहती हैं इनको एक बार देख लेते हैं। सो जो आपका आर पी रहता है, आर पी इज़ रिटेल प्राइस, ठीक है, सिंपल। देन एम सी क्या है, एम सी इज़ मटीरियल कोस्ट, ठीक है, मटीरियल कोस्ट क्या है, सो एम सी इज़ मटीरियल कोस्ट। सी सी क्या है, सी सी इज़ कन्वर्जन कोस्ट, ठीक है, सी सी क्या है, सी सी इज़ कन्वर्जन कोस्ट, ठीक है। देन पी एम क्या है, पी एम इज़ कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, ठीक है, बेसिकली पैकिंग कॉस्ट, ठीक है। देन पी सी क्या है, पी सी इज़ पैकिंग चार्जेस, ठीक है, पैकिंग चार्जेस। देन आपका रहता है एम ए पी ई, ठीक है, एम ए पी ई क्या है, सो एम ए पी ई इज़ मैक्सिमम अलोएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, मैक्सिमम अलोएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये आपका रहता है में। एंड ईडी क्या है, ईडी इज एक्साइज ड्यूटी, ईडी है आपकी एक्साइज ड्यूटी। सो ये फॉर्मूला जो है वो आपका यूज़ किया जाता है किसके लिए, रिटेल प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। सो ये फॉर्मूला आप याद करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, इंटरफेरॉन्स आर सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। सो इंटरफेरॉन्स जो है वो आपके सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं एंड ये आपके वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। सो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। देन इंटरफेरॉन्स हैव नो इफेक्ट्स ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस। तो इनका एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंटरफेरॉन्स आर वायरस स्पेसिफिक एजेंट्स दैट कैन इंटरफेयर ईदर विद डीएनए और आरएनए वायरस। सो इंटरफेरॉन्स जो हैं ये आपके वायरस स्पेसिफिक एजेंट्स हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं आइदर विद डीएनए और आरएनए। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। सो ये आपके वायरस स्पेसिफिक एजेंट नहीं होते हैं, दीज आर द सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को अफेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं उनके थ्रू, जो कि आपका स्टेटमेंट 1 में दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है, दे आर प्रोड्यूस्ड एज पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एजेंट्स। तो ये आपके पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एजेंट्स की तरह ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी आई है, इट इज ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statement is not true for stainless steel 316। so stainless steel 316 के लिए not true statement means again incorrect statement आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड आइनॉक्स स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील 316 को आइनॉक्स स्टील भी कहा जाता है। इसमें 10.5 से 11% क्रोमियम होता है, करेक्ट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम इट एग्जिबिट्स पैसिवेशन फिनोमिना, क्रोमियम की वजह से ही इसमें पैसिवेशन फिनोमिना भी एग्जिबिट करता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एसिड, सो ये एसिड से अफेक्ट हो जाती है। सो इसमें इनकरेक्ट आपकी ऑप्शन नंबर डी रहेगी। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ फ्लो इज ऑब्टेन्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो प्रिसाइज कंट्रोल है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको हमें प्रिसाइजली कंट्रोल करना है, तो उसके लिए किस टाइप का वॉल्व जो है वो हम यूज़ करेंगे। सो प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ फ्लो इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग नीडल वॉल्व। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स लाइक फ्रूट जूस आर इवेपोरेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स रहते हैं जैसे कि आपका फ्रूट जूस हो गया, ठीक है, ये आपके इवेपोरेट किए जाते हैं किस पर्टिकुलर इवेपोरेटर की हेल्प से। सो इसमें आपका इवेपोरेटर यूज़ होता है फॉलिंग फिल्म टाइप इवेपोरेटर।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स। इनमें से कौन सी कंडीशन जो है लार्ज क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन को फेवर करती है। सो ये आपकी कंडीशन रहती है लो न्यूक्लिएशन रेट। अगर न्यूक्लिएशन रेट जो है वो लो है तो उस केस में आपके जो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे वो आपके लार्ज साइज के रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इमल्शन। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो माइक्रो इमल्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें जो आपकी माइक्रो इमल्शंस रहती हैं ये आपके ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहते हैं। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए सी डी में, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। एंड इसमें पार्टिकल साइज जो है वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर रहता है। ड्रॉपलेट साइज जो है वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, एंड यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट आपकी बनेगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, at equal concentrations which one of the following mucilages will possess maximum viscosity। ठीक है, इक्वल कंसंट्रेशन पे इनमें से कौन सा म्यूसिलेज जो है उसमें मैक्सिमम विस्कोसिटी रहेगी। ये आपका म्यूसिलेज रहेगा पोटैटो स्टार्च। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीग्रिटी ऑफ सील्स इन केस ऑफ वायल्स एंड बोटल्स इज डिटरमाइंड बाय सम टेस्ट, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। जो इंटीग्रिटी रहती है सील्स की, वायल्स एंड बोटल्स रहती हैं पेरेंटल्स के लिए, उसमें जो सील्स रहती है, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए, ठीक है, कुछ टेस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे 3 टेस्ट दिए गए हैं, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा टेस्ट जो है वो इस पर्टिकुलर केस में यूज़ किया जाएगा। इंटीग्रिटी के लिए आपका लीकर्स टेस्ट भी यूज़ होगा, वाटर हैमर टेस्ट भी यूज़ होगा, एंड स्पार्क टेस्टर प्रोब टेस्ट भी आपका इसमें यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे पी क्यू आर ए ऑल आर द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि सरफेस एरिया मेजरमेंट यूजिंग बीईटी अप्रोच यूटिलाइजेज आर्गन गैस फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए बीईटी अप्रोच जो है वो आपकी आर्गन गैस का यूज़ नहीं करती है। ये आपकी इनकरेक्ट है। फुल फॉर्म ऑफ बीईटी इज ब्रूनर, एमेट एंड टेलर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म रहती है ब्रूनर, एमेट, टेलर। ये आपकी करेक्ट है। इसमें आपका सिर्फ क्यू जो है वो आपका करेक्ट रहेगा, पी जो है वो आपका रॉन्ग रहेगा, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी क्यू इज करेक्ट एंड बट पी इज इनकरेक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन डीएलवीओ थ्योरी of force of interaction between colloidal particles, which one of the following lead to attractive interaction between two particles। DLVO थ्योरी क्या रहती है, DLVO की फुल फॉर्म मैं बताऊं तो इट इज डेरिजागुइन, लैंडियो, वर्वे, ओवरवीक एंड ओवरवीक थ्योरी। ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। एंड ये थ्योरी जो है ये आपकी रहती है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के लिए, जो कि आपकी कोलोइडल पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहती है उसके ऊपर बेस्ड है। एंड इसमें बेसिकली क्या रहता है, ये आपका लायोफोबिक कोलोइड्स की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, किसकी, लायोफोबिक कोलोइड्स की। एंड इसमें टू फोर्सेस जो हैं इसमें एक्ट करती हैं पार्टिकल के ऊपर। जो आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस रहती हैं, जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, ये आपकी किसकी वजह से होती हैं, दीज आर ड्यू टू वैंडरवाल फोर्सेस। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दूसरी जो आपकी रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, अगर रिपल्सिव फोर्सेस का क्वेश्चन पूछा आता है तो रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं ये आपकी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डबल लेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक डबल लेयर की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। तो ये दोनों आप इसमें याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू विस्कोसिटी ऑफ अ पॉलीमर सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपका पॉलीमर सॉल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी के रिगार्डिंग इसमें से स्टेटमेंट दी गई हैं। तो इसमें हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें क्या दी गई है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी ऑफ अ पॉलीमर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एज रिलेटिव विस्कोसिटी +1। जो आपकी स्पेसिफिक विस्कोसिटी है पॉलीमर सॉल्यूशन की, ये ऑब्टेन होती है एज रिलेटिव विस्कोसिटी +1। तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन है, रिलेटिव विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू द विस्कोसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो रिलेटिव विस्कोसिटी होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, किसकी रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ
विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू द विस्कोसिटी ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। देन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ये आपकी डिफाइन की जाती है एज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। सो ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। देन द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज पोइस और डाइन सेकेंड सेंटीमीटर पर स्क्वेयर। सो ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो है वो आपकी जो यूनिट रहती है वो आपकी रहती है स्टोक्स एंड सेंटी स्टोक्स। तो इसमें ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। सो ओनली Q एंड R आर द टू करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड P एंड S आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में, दैट इज Q एंड R आर करेक्ट बट P एंड S आर रॉन्ग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नेगेटिव एब्जॉर्प्शन वुड डू। जो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन है वो क्या काम करेगी। सो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन जो है ये आपका इंक्रीज कर देगी सरफेस फ्री एनर्जी को एज वेल एज सरफेस टेंशन को। तो सरफेस टेंशन एंड सरफेस फ्री एनर्जी दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगी नेगेटिव एब्जॉर्प्शन के केस में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्जन टेस्ट IP। सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्जन टेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं। करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट इसमें आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दी गई है इट इज़ इवेल्युएटेड यूजिंग 6 टैबलेट्स एंड 500 ml ऑफ वाटर। तो इसमें 6 टैबलेट एंड 500 ml ऑफ वाटर का यूज़ नहीं होता है। बेसिकली इसमें आपका 2 टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। सो 2 टैबलेट 100 ml ऑफ वाटर में प्लेस की जाती हैं, स्टर किया जाता है जब तक कि कम्प्लीटली डिस्पर्स ना हो जाए एंड देन उसको सीव मैश 710 माइक्रोमीटर से पास किया जाता है, ठीक है। सो ये आपका बेसिकली फाइननेस ऑफ डिस्पर्जन में देखा जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसमें इनकरेक्ट होगी। देन इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग द डिस्पर्जन टाइम ऑफ ईच टैबलेट। हर एक टैबलेट का डिस्पर्जन टाइम भी इसमें मेजर नहीं किया जाता, तो ये स्टेटमेंट भी इसमें गलत है। तो इसमें आपकी करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर विल बी बोथ P एंड Q आर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड चूज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनको हमें स्टडी करके आइडेंटिफाई करना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कैरेमलाइजेशन अकर्स इन एसिडिक कंडीशन। कैरेमलाइजेशन जो है वो आपकी एसिडिक कंडीशन में होती है, तो दिस इज ट्रू। देन कैरेमल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्लूकोज। कैरेमल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव ग्लूकोज रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। देन आर स्टेटमेंट है कैरेमल इज ऑब्टेन्ड बाय वर्निंग ऑफ ग्लूकोज। जो कैरेमल है वो ग्लूकोज की वर्निंग से ऑब्टेन नहीं होता है, बेसिकली ये फ्रक्टोज की डिग्रेडेशन के थ्रू जो है वो ऑब्टेन होता है, जो कि आपका स्टेटमेंट एस में दिया गया है, दैट इज इट इज ऑब्टेन बाय डिग्रेडेशन ऑफ फ्रक्टोज। सो यहाँ पे आपकी एस ट्रू है, पी ट्रू है, क्यू इनकरेक्ट है, आर भी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर पी एंड एस आर ट्रू बट क्यू एंड आर आर फॉल्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोसेस बाय विच द कन्वर्जन ऑफ सल्फासालाजीन टू सल्फापिरिडीन एंड 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड टेक्स प्लेस इन द कॉलन। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रोसेस फाइंड आउट करना है जिसके थ्रू सल्फासालाजीन जो है वो आपका कन्वर्ट होता है किसमें, सल्फापिरिडीन में प्लस 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड में। तो ये प्रोसेस कौन सा रहता है, दिस प्रोसेस इज एजो रिडक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच क्वांटिटी इन ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नीडेड टू मेक 30 ml ऑफ अ 2% आइसोटोनिक ड्रग सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट जो है वो आपका 0.20 दिया गया है सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि हमें सोडियम क्लोराइड की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड रहेगी क्या बनाने के लिए, 30 ml बनाने के लिए 2% आइसोटोनिक ड्रग का, एंड इसमें गिवन दिया गया है आपको सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट की वैल्यू दी गई है 0.2। ठीक है, तो ये हमें बनाना है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड कितना लगेगा, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सिंपल मेथड मैं इसमें आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये 4 स्टेप में इसको सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले हम गिवन क्वांटिटीज़ देख लेते हैं। गिवन क्या दिया गया है,
तो वॉल्यूम हमें गिवन दी गई है कि कितनी बनानी है, ठीक है, वॉल्यूम इज़ 30 ml। देन हमें ड्रग की कंसंट्रेशन दी गई है, ड्रग का नाम कुछ नहीं दिया गया है, ड्रग की कंसंट्रेशन दी गई है जो कि आपकी 2%। एंड आपका सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट दिया गया है जिसको ई वैल्यू कहा जाता है, ई वैल्यू जो कि आपका है 0.20। तीन चीज़ें आपको दी गई हैं। अब 30 ml तो आपकी गिवन वॉल्यूम है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। 2% है, ये परसेंटेज में है, तो इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 2% मीन्स आपका 2 ग्राम पर 100 ml में, ठीक है, 100 ml में 2 ग्राम जो है वो आपका 2% बन जाएगा, ठीक है। सो ये आपको, ये वैल्यू आपको इसमें 2 ग्राम की याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है कि हमें 30 ml जो दिया गया है, 30 ml हमें बनाना है, तो 30 ml में हमें कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग का कितना अमाउंट जो है वो रहेगा, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको 2% से इसको कैलकुलेट करेंगे कि ऑलरेडी आपका 2 ग्राम है 100 में, ठीक है, 2 ग्राम है आपका 100 में, ठीक है। हमें 30 ml में देखना है कितना ग्राम होगा, ठीक है। तो 2 है आपका 100 में, मल्टीप्लाई इसको 30 से कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.6 ग्राम्स, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में एक जगह पे नोट करते रहना ताकि आपको ईजी जो है वो कैलकुलेशन इसमें आपको एक साइड पे दिखती रहे। सो एक वैल्यू हमारे पास आ गई कि 30 ml में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग रहेगा। तो इसमें आपका अमाउंट ऑफ ड्रग रहेगा 0.6 ग्राम्स, ठीक है, ये आपका ड्रग रहेगा। अब हमें कैलकुलेट करना है NaCl इक्विवेलेंट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट कितना रहेगा? सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट 0.6 ग्राम्स है, ठीक है। एंड कितना है, गिवन कितना है, 0.20 दिया गया है, तो इसको सिंपली 0.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट जो है वो आपका 1 ग्राम के लिए दिया जाता है, मीन्स 1% के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका 2% है तो उसके लिए 0.2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 0.12 ग्राम। कितना हो जाएगा? 0.12 ग्राम। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड कंट्रीब्यूशन होगी बाय द ड्रग, ठीक है। ड्रग के थ्रू सोडियम क्लोराइड की कंट्रीब्यूशन कितनी है? इट इज़ 0.12 ग्राम। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। थर्ड आपको देखना है कि टोटल NaCl कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। NaCl टोटल कितना रिक्वायर्ड रहेगा आइसोटोनिक बनाने के लिए, ठीक है, आइसोटोनिसिटी के लिए। सो इसमें आपको क्या देखना है कि ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि कितना परसेंट सोडियम क्लोराइड आइसोटोनिक होता है। तो ये आपका 0.9% जो है सोडियम क्लोराइड आपका आइसोटोनिक होता है, ठीक है। अब हमें 0.9% है, मीन्स 0.9 इन 100 ml है, ठीक है, 100 ml है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 ml में हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.27 ग्राम। कितना आ जाएगा? 0.27 ग्राम, ठीक है। आइसोटोनिक बनाने के लिए टोटल में आपका 0.27 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास तीन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जो आपकी 0.6 वाली वैल्यू थी जो कि था आपका अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, वो हमने यूटिलाइज कर लिया सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई? 0.12 ग्राम जो कि थी आपकी सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वैल्यू ई, ठीक है। तीसरी वैल्यू हमने क्या देखी कि टोटल कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए आपके पास 0.27 ग्राम टोटल होना चाहिए आइसोटोनिक बनाने के लिए, ठीक है। इतना ऑलरेडी है, इतना हमें चाहिए आइसोटोनिक बनाने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे? सिंपली 0.27 में से 0.12 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0.15 ग्राम्स। सो ये क्वांटिटी आपको एडिशनली ऐड करनी पड़ेगी सोडियम क्लोराइड की ताकि आपका ये 30 ml 2% आइसोटोनिक ड्रग सॉल्यूशन जो है वो बन जाए। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो यहाँ पे दिस इज़ द राइट आंसर। अगर आपको ये समझ में नहीं आया या आपको थोड़ा सा देखना है तो आप रिवाइंड कीजिए, स्टार्टिंग पे क्वेश्चन पे जाइए, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट करी है। आपने एक नोटबुक पे उसको हर एक स्टेप को मेंशन कीजिए क्या क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तब आपको काफ़ी ईजिली एंड क्लियरली जो है वो इसका आइडिया लग जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइफलाइजेशन। लाइफलाइजेशन के लिए यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट दी गई हैं, यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट अगेन आइडेंटिफाई करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी दी गई है लाइफलाइजेशन कैन नॉट बी डन इन फाइनल कंटेनर्स लाइक मल्टीपल डोज कंटेनर्स। सो लाइफलाइजेशन को फाइनल कंटेनर जैसे कि आपका मल्टीपल डोज कंटेनर्स है इसमें हम प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी कैन नॉट लिखा गया बट इसको कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है
लायोफिलाइज प्रोडक्ट्स नीड स्पेशल मेथड फॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशल मेथड जो है वो इसमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स रहेगी। देन है लायोफिलाइजेशन कोजेज प्रोटीन डीनेचुरेशन इन टिश्यूज में प्रोटीन डीनेचुरेशन कर देता है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन है लाइफलाइजेशन इज सुटेबल फॉर ड्राइंग द थर्मोलेवाइल प्रोडक्ट्स, जो आपके थर्मोलेवाइल हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके लिए लाइफलाइजेशन का यूज़ होता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सो सिर्फ एस जो है वो एस स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, बाकी तीनों स्टेटमेंट पी क्यू आर ये आपकी इनकरेक्ट है, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में एस इज ट्रू एंड पी क्यू आर फॉल्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है a sample of paracetamol tablets claims to contain 500 mg of paracetamol, but on analysis by government analysts it was found to contain 200 mg as per Drugs and Cosmetic Act 1940. This product would be categorized as what? ठीक है, तो एक सैंपल है पैरासीटामोल टेबलेट का, जो कि ये क्लेम कर रहा है कि उसमें 500 mg जो है वो पैरासीटामोल प्रेजेंट है, बट जब उसको गवर्नमेंट एनालिस्ट ने चेक किया, ठीक है, इसकी एनालिसिस की गई, तो ये पाया गया कि इसमें सिर्फ आपका 200 mg ही पैरासीटामोल प्रेजेंट है। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंगली इस प्रोडक्ट को हम किस कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे? तो इसकी ब्रांडिंग जो है वो इनकरेक्ट है, तो इसको हम मिस ब्रांडेड ड्रग्स में जो है वो कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, कि जो क्लेम किया गया है वो क्लेमिंग जो है वो करेक्ट नहीं है, सो दैट इज मिस ब्रांडेड ड्रग्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इज परमिटेड इन वेरियस डोजेज फॉर्म्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्ध एंड यूनानी प्रोप्राइटरी मेडिसिन। सो आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन जो रहती हैं उनमें इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसको परमिट किया गया है, मीन्स यूज़ हम कर सकते हैं? सो ये है आपका सुक्रालोस, एस्पार्टेम एंड सैक्रिन, इन तीनों का यूज़ जो है वो इसमें हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फैटी एसिड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अनसैचुरेशन हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर बताना है इन डिफरेंट फैटी एसिड्स का, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही इनको अरेंज करना है बेस्ड ऑन देयर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मीन्स जो आपकी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं वो आपकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहती हैं, अगर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगी तो दैट विल बी सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पे आपका स्टेरिक, ओलिक, लिनोलेनिक एंड लिनोलेइक एसिड, ये 4 फैटी एसिड दिए गए हैं। सो इसमें से अगर मैं बात करूँ तो जो आपका लिनोलेइक एसिड है, लिनोलेनिक है एंड ओलिक एसिड है, ठीक है, ये तीनों जो हैं ये आपके अनसैचुरेटेड में आते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। स्टेरिक जो है ये आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, मींस आपका इसमें अनसैचुरेशन होगी नहीं, ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये सबसे लास्ट में रहेगा। अगर आपको ये पॉइंट अगर आपको पता है तो आप सिंपली इसका आंसर सी लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता, आपको करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो आप देखेंगे कि जो आपका ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। कितनी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं? सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। लिनोलेनिक एसिड जो है इसमें आपकी 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। लिनोलेइक एसिड जो है इसमें आपकी 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं एंड स्टेरिक एसिड में आपकी 0 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स सबसे ज़्यादा अनसैचुरेशन किस में है? ठीक है, सो 3 वाले में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ लिनोलेइक एसिड, दैट इज़ आर। देन आपका एस आएगा जिसमें 2 हैं, क्यू में 1 है, देन पी में 0 है, तो अगेन ये आपका सी करेक्ट रहेगा। तो इस वे में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से तो आपका काफ़ी क्लियर विद इन अ सेकेंड जो है वो आंसर निकल आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नॉट रिलेटेड टू प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटरी एक्शन। ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटरी एक्शन के साथ कौन सा मैकेनिज्म जो है वो रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सो इसमें आपका एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिज्म होता है, ग्लाइकोप्रोटीन टाइप्स हैं, रिसेप्टर एंटागोनिज्म के थ्रू आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर एक्शन प्रोड्यूस होता है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिशन भी वन ऑफ द मैकेनिज्म है। प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिशन जो है ये आपका मैकेनिज्म नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फ्रॉम प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडी
गिव्स इंडिकेशन ऑफ द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा पैरामीटर है प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल स्टडी से जो कि रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, सो ये पैरामीटर आपका रहता है टी मैक्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ C is the concentration of dissolved drug and CS is the saturation concentration, in which case the sink conditions are said to be maintained. So अगर C जो है ये आपकी कंसंट्रेशन है डिजोल्व ड्रग की एंड CS जो है ये आपकी सेचुरेशन कंसंट्रेशन है, तो इनमें से किस केस में सिंक कंडीशन जो है वो आपकी मेंटेन होंगी। सो अगर C जो है इसकी वैल्यू 10% ऑफ CS से सेचुरेशन कंसंट्रेशन से कम है तो उस केस में सिंक कंडीशन जो है वो आपकी मेंटेन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। सो इन दो स्टेटमेंट्स में हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, एंटीबॉडीज आर सीरम प्रोटीन्स प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। एंटीबॉडी जो है ये आपके सीरम प्रोटीन्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट है, IgG प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबीज वाइल IgM इज द फर्स्ट जनरेटेड एंटीबॉडी। ठीक है, IgG एंटीबॉडी जो है ये आपका न्यूबॉर्न बेबीज में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जो कि मदर टू फीटस ट्रांसफर होती है। एंड IgM जो है ये आपकी पहली जनरेटेड एंटीबॉडी है, ठीक है, पर्सन में। तो यहाँ पे आपका दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इसमें करेक्ट है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज बोथ P एंड Q आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, चिक मार्टिन टेस्ट यूजेस ऑर्गेनिक मैटर इन मीडिया। चिक मार्टिन टेस्ट जो है ये आपका यूज करता है ऑर्गेनिक मैटर को मीडिया में। देन द ऑर्गेनिज्म इन आर आइडियल वॉल्कर टेस्ट इज सैल्मोनेला टाइफी। सो आर आइडियल वॉल्कर टेस्ट में सैल्मोनेला टाइफी जो है वो ऑर्गेनिज्म रहता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। आर आइडियल वॉल्कर टेस्ट यूजेस ऑर्गेनिक मैटर इन मीडिया। ऑर्गेनिक मैटर का यूज इसमें मीडिया में नहीं होता है, तो ये आपकी इनकरेक्ट है। देन द ऑर्गेनिज्म इन चिक मार्टिन टेस्ट इज सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी आपका चिक मार्टिन टेस्ट में भी ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट कौन सी रहेगी, इनकरेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को इनमें से कौन सी टाइप की फोर्सेज जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। सो दीज डिफरेंट फोर्सेज आर रेजोनेंस फोर्सेज एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following isotherms are produced when the heat of condensation of successive layers is more than the heat of absorption of first layer। so इनमें से कौन सा आइसोथर्म जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा जब हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है सक्सेसिव लेयर्स की वो ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन फर्स्ट लेयर की। सो इस केस में आपके आइसोथर्म्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, आइसोथर्म प्रोड्यूस होंगे टाइप 3 एंड टाइप 5। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप्स इज यूज इन हैंडलिंग ऑफ कोरोसिव लिक्विड्स। कोरोसिव लिक्विड्स की हैंडलिंग के लिए इनमें से कौन सा पंप जो है वो यूज किया जाता है। सो दिस टाइप ऑफ पंप इज पेरिस्टाल्टिक पंप। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेनॉल्ड्स नंबर वाइडली यूज टू क्लासीफाई फ्लो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स इज द रेशियो ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये आपका वाइडली यूज किया जाता है किस लिए, टू क्लासीफाई द फ्लो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। एंड ये आपका रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस। ठीक है, इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस जो है ये आपका इसका रेशियो रहता है रेनॉल्ड्स नंबर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SOS मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो SOS जो है ये आपका प्रिस्क्रिप्शन में एब्रीवेशंस यूज़ की जाती हैं जो कि आपकी तब यूज़ की जाती है टू मेंशन लाइक टेक व्हेन नेसेसरी। ठीक है, जब रिक्वायर्ड है ये मेडिसिन तब आपको ये मेडिसिन लेनी है, उस केस में SOS जो है वो आपका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एसोसिएशन कॉलॉइड्स।
एसोसिएशन कोलॉइड्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीफाइल्स। सो एम्फीफाइल्स ने कहा जाता है, सो दिस इज ट्रू। दे कंटेन एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स, इनमें एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये भी सही है। दे शो पार्शियल सॉल्वेशन इसमें नहीं होती है, दिस इज इनकरेक्ट। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिसल्स, ठीक है, इन्हें मिसल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सी आएगी? इनकरेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज द राइट आंसर। सो अभी हमने टोटल 100 क्वेश्चन इस पेपर के सॉल्व कर लिए हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे बचते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी कल सुबह में आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।